ओके, सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 आई बिलीव अब आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है तो वो हमारे सीओसी अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए और पीएनएल अकाउंट में से हट जाना चाहिए। अगर आपने गलती से उसको पीएनएल अकाउंट में लिखा हुआ है, जो कि हर बार क्वेश्चन आपको यही मिस्टेक करके बताएगा, तो आपको ध्यान रखना है पीएनएल अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड यानी होल्डिंग कंपनी के पीएनएल अकाउंट में से लेस करो और सीओसी अकाउंट में क्रेडिट करो अगर वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हुआ तो। और अगर इंटरिम डिविडेंड हुआ तो वो पीएनएल अकाउंट में ही जाना चाहिए क्योंकि वो तो एक्विजिशन के बाद का है, तो फिर उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है, उसका हमें कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया था ना? तो अब नया क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, मगर वापस क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कोई एक एडजस्टमेंट, बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्चुअल मजेदार वाला एडजस्टमेंट करेंगे। क्या है सर, बताओ ना। फिर आप बता रहे ना यार, वेट तो करो। हाँ, तो अब वो एडजस्टमेंट क्या है ना दोस्त, तो देखो वो एडजस्टमेंट ये है कि समटाइम्स है ना, आपको पता है ना कि जब भी एक्विजिशन हो रहा है, जिस भी डेट पर हमने उस कंपनी के शेयर्स लिए, एक्वायर करे, 50% से ज्यादा करे, तो हमें पता है सीएफएस बनाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी अपनी बुक्स में अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर सकता है। तो यहां पर रीवैल्यूएशन हो सकता है। कब हुआ रीवैल्यूएशन? डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ या जो भी रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ, वो हमेशा हमेशा हमेशा, बताओ किसकी तरह बोला मैंने 3 बार? वो कौन है, बालाजी टेलीफिल्म्स के सास बहू के सीरियल्स की तरह, हमेशा हमेशा हमेशा। यस, तो यही बात ध्यान रखनी है कि जब भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस हुआ इन सीएफएस, हमेशा 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 वो प्री होगा, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कब होता है? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो अगर वो आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो जो आपका पोर्शन है प्रॉफिट का वो सीओसी अकाउंट में चला जाएगा और जो एमआई का पोर्शन है वो एमआई में ऐड कर देना। और अगर ये रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ तो आपके सीओसी अकाउंट को डेबिट कर देना और एमआई के अकाउंट में से लेस कर देना। एक मिनट, हाँ, एमआई के अकाउंट में से लेस कर देना। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, तो रिवैल्यूएशन जब भी होगा क्वेश्चन में गिवन, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस विल बी ऑलवेज प्री, वो कभी पोस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि रिवैल्यूएशन डेट ऑफ एक्विजिशन पर ही होगा। बट अब इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट तो सुनो, अभी मजे की बात क्या है? देखो मजे की बात क्या होगी, आपको है ना बैलेंस ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर से गिवन है। बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कब से गिवन है? बिगिनिंग ऑफ ईयर से। आपने एक्विजिशन करा और बैलेंस शीट में तो फिक्स्ड एसेट्स गिवन है ही सही। अब आपने एक्विजिशन करा मिडिल ऑफ द ईयर में। कब करा? मिडिल ऑफ द ईयर में। आपको ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड एसेट्स का कब का गिवन है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर का। एक्विजिशन कब करा? मिडिल ऑफ द ईयर में। अरे बात सुनो 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 सुनो, समझो। 1/4/2020 को बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे दिया, ओपनिंग बैलेंस दे दिया 1 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया आपको 70,000 रुपए। 31 मार्च 2021 को 70,000 रुपए आपने एक्वायर करा 1 अक्टूबर को, डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने उस कंपनी के शेयर्स लिए 1 अक्टूबर को, डेट ऑफ एक्विजिशन बता दिया मैंने आपको। और साथ में मैंने बताया कि आपने आपके जो एसेट 1,50,000 थे, 1 लाख थे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उनको रिवैल्यू करा आपने 1,60,000। कितना रिवैल्यू करा? 1 लाख को 1,60,000, या उसको थोड़ा कम करते हैं, 1 लाख
हाँ 1,45,000, सॉरी 1 लाख वाले को कितना रिवैल्यूएशन करा, 1,45,000। वापस से सारी इंफॉर्मेशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1/4/2020 को बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/10/2020, 6 महीने बाद। उस टाइम रीवैल्यू कितना, तो आई बिलीव रिवैल्यूएशन करा 1,45,000। ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 70,000 और क्वेश्चन में बोला कि रिवैल्यूएशन का इफेक्ट अभी तक आपने नहीं दिया है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन का इफेक्ट देना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे सर इसको, तो देखो सबसे पहले आपको इसमें यह चेक करना है कि डेप्रिसिएशन कितने रेट से चार्ज हुआ है। कैसे चेक करेंगे सर हम ये, तो बहुत सिंपल सी बात है कि रिवैल्यूएशन का इफेक्ट तो अभी तक दिया नहीं। इसका मतलब अगर बिगिनिंग का बैलेंस 1 लाख चल रहा था और एंड में आपका बैलेंस 70,000 आ गया, तो इसका मतलब 30% का डेप्रिसिएशन हो गया एक तरीके से विदाउट रिवैल्यूएशन। पहले परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लिया आपने 30%। अब क्या करेंगे सर, अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे। कितने का था, 1 लाख की कॉस्ट का, कितने पर रिवैल्यू करा, 1,45,000 पर। तो सर आ गया ना 45,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि प्री होगा। ये तो सबको पता है, मगर मजे की बात ये रॉन्ग है। हाँ चौंक गया। 45,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो आपने निकाला दैट इज रॉन्ग। व्हाई सर, बिकॉज ये 1 लाख तो कब था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। रिवैल्यूएशन कब हुआ, 6 महीने बाद। तो बेटा पहले 6 महीने बाद की बुक वैल्यू तो निकालो, फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना। ये है मजे की बात। कहने का मतलब वो 1 लाख रुपए में से पहले 30% 6 महीने का डेप्रिसिएशन यानी 15,000 लेस करोगे आप, तो बचा 85,000, जिसको रिवैल्यू करा हमने 1,45,000 पर। तो 60,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, ना कि 45,000 का। ठीक है, तो जब आपके पास 60,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया ना, तो वो आपको पता है वो हमेशा प्री होगा, तो आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। अब तो ये समझ में आया। हाँ, बट सर और क्या इफेक्ट होगा इससे हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, जो कि पोस्ट होगा। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन के बाद के लिए तो बात हो रही है वो। तो जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो पूरा प्रॉफिट प्री होगा और उसका जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो हमेशा पोस्ट होगा। ऐसे ध्यान रखना है, उसको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वो पोस्ट होगा मतलब क्या करेंगे सर, तो देखो कैसे निकालेंगे पहले उसको। तो मेरी बात सुनो, आपने 1 लाख का 30% 70,000 रुपए तो चार्ज कर ही रखा है। आपने जो रिवैल्यूएशन करा वो 60,000 का एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन करा, तो वो 60,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 30% के हिसाब से 6 महीने का लगाना पड़ेगा ना। तो वो 60,000 का 30% निकालोगे तो 18,000 आया, और 6 महीने का निकालना तो 9,000 आया। तो वो 9,000 का डेप्रिसिएशन आपको अलग से लगाना पड़ेगा ना, वो आपके पोस्ट के प्रॉफिट्स में से लेस करना। दूसरा तरीका इसको समझने का, देखो 1 लाख का 15% के हिसाब से 30% के हिसाब से आपने पूरा 70,000 लगा रखा है, तो यानी 15,000 तो प्री हुआ और 15,000 डेप्रिसिएशन पोस्ट लगा रखा है आपने। जब 1 लाख का 30,000 लगाया तो उसमें से 15,000 प्री हो गया और 15,000 पोस्ट हो गया 6 महीने का। तो प्री को तो भूल जाओ। अब आपने उसको रिवैल्यू कितना करा, तो साहब आपने रिवैल्यूएशन का 60,000 बढ़ाया, मतलब अब आपने उसको वैल्यू कर लिया 1,45,000। तो अब आपका डेप्रिसिएशन होना चाहिए 1,45,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% डिवाइडेड बाय 2। तो आपका डेप्रिसिएशन होना चाहिए साहब इतना, और आप इसमें से 15,000, एक मिनट, माय मिस्टेक, आपकी
बुक वैल्यू थी 1,00,000। हाँ सुनो सुनो सुनो, वापस से सुन लो। 1,00,000, इसमें से आपने 70,000 आपकी क्लोजिंग वैल्यू दिख रही है, तो इसका मतलब आप 30,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, 15,000, ठीक है। हाँ, अब आपने जो 1,00,000 की वैल्यू थी, इसको आपने 1,00,000 की वैल्यू नहीं, 1,00,000 में से नहीं, 85,000 की वैल्यू थी, इसमें आपने 60,000 का डिवैल्यूएशन करा तो 1,45,000 हो गया। इसका आपको 30% डेप्रिसिएशन 43,500 चार्ज करना है, डिवाइड बाय 2। ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन 21,750 चार्ज करना चाहिए था। हाँ, ये आएगा आपका करेक्ट। तो 21,750 आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। अब आपने इसमें से मगर 15,000 ही चार्ज कर रखा है, तो 6,750 आपका एक्स्ट्रा एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट हो गया। और ये जब भी पोस्ट प्रॉफिट लिखे जाएंगे तो उसमें से लेस करना है। अब पहले वाला जो हम कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, देखो मैं बताता हूं। हम कर रहे थे कि हमने 60,000 ले लिया था पूरा। भाई हमने रिवैल्यूएशन करा ना, 60,000 का प्रॉफिट आया हमारे को, तो कभी भी वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 60,000 का पूरा मत लो। उतनी वैल्यू आपने पूरी वैल्यू को मत लो, आप 45,000 को ही लो। फिर आप निकालो भाई एक्स्ट्रा 45,000, 45,000 का 6%, 60,000 तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है। और अगर उससे निकालोगे आप तो 60,000 इंटू 30% तो 18,000 आया, और इसको डिवाइडेड बाय 2। हाँ यार, आना तो यही चाहिए यार, 9,000 ये आपका डेप्रिसिएशन होना चाहिए 6 महीने का। क्या हो रहा है ये, कुछ तो भी मिस्टेक हो रही है। रुको एक मिनट ना, हमारी वैल्यू आई थी 1,00,000 माइनस, अरे हाँ यही सही होगा, सो सॉरी। हाँ, वापस से समझना प्लीज, ये वाली मिस्टेक को आप वापस से समझना, ये थोड़ा सा ट्रिकी और इंटरेस्टिंग है। देखो 1,00,000 की वैल्यू थी, अगर हम 1,00,000 की वैल्यू पे माइनस 15,000 करके अब 85,000 को हमने रिवैल्यू करा 1,45,000, तो हमने बढ़ाया तो 60,000 ना, बढ़ाया तो 60,000 ना। तो अब आपके एसेट की वैल्यू हो गई 1,45,000। मैं इसका क्यों कर रहा हूं यार, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। यस, सो व्हाट वी आर डूइंग इज करेक्ट ओनली। आपको कैसे करना है वो आपको भी मैं समझाता हूं। देखो सुनो, 1,00,000 की वैल्यू थी ना, अब वो 85,000 को भूल जाओ, हमने उसको रिवैल्यू कितना करा 1,45,000, तो हमारा डेप्रिसिएशन होना चाहिए 1,45,000 का 30% डिवाइडेड बाय 2, 6 महीने का यही होना चाहिए, ठीक है। हम पहले से ही कितना चार्ज कर चुके हैं 15,000, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आया 6,750। मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, मैं ये मान के चल रहा था कि वो 8500 से जब हम 145 कर रहे हैं तो हम 60,000 बढ़ा रहे हैं, तो 60,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं, मगर आप 15,000 तो पहले ही लगा चुके हो ना, और 85 में से भी 15,000 तो आप लगा ही चुके हो ना, इसीलिए। तो देयरफॉर वो 85 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कितने पर रिवैल्यूड करा, वो रिवैल्यूड फिगर का आप पोस्ट डेप्रिसिएशन निकालो, उसमें से प्री डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। कैसे, वापस से बताता हूं। 1,00,000 की वैल्यू, ठीक है, उसका आप 30% चार्ज कर चुके हो, 70,000 आपको दिख रहा है, 15,000 प्री, 15,000 पोस्ट हो गया। फिर आपने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालने के लिए 15,000 माइनस करा, तो आपके पास 85,000 की वैल्यू बची, जिसको आपने 145 पर वैल्यू करा, मतलब 60,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। अब 60,000 के रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट को भूल जाओ, वो प्री कर दो MI और H का। इसके बाद क्या करोगे, अब आपकी वैल्यू रिवैल्यूड कितनी हुई थी, 1,45 रिवैल्यूड हुई थी, तो अब 1,45 का 30% डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाओ, तो इतना डेप्रिसिएशन आना चाहिए, बट आपने 15,000 लगा रखा है। तो जब आपने 15,000 लगा रखा, तो जो डिफरेंस आया वो एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया, वो आपके पोस्ट प्रॉफिट एनालिसिस ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड का जब करोगे तो उसमें से लेस कर देना, जैसे अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट लेस करते थे आप, हाँ वैसे का वैसे ही कर देना। तो दैट्स इट। तो दो बातें ध्यान रखनी है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जब भी हुआ प्री है,
उसका जो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला, पोस्ट है पोस्ट है पोस्ट है, कैसे निकाला, प्री पोस्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन सब कैसे निकाला, तो सारा एनालिसिस करने के बाद बैलेंस बिगिनिंग का गिवन है, रिवैल्यूएशन डेट ऑफ एक्विजिशन पर होगा, तो जो पहले उसकी डब्ल्यूडीवी, पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालो परसेंटेज, फिर उसके बाद उसकी डब्ल्यूडीवी निकालो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर डेट ऑफ एक्विजिशन की डब्ल्यूडीवी को कंपेयर करो रिवैल्यूड फिगर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। फिर जितना भी वैल्यू आपने कर दिया, रिवैल्यूड कर दिया, फिर वो वैल्यूड का जितना भी परसेंटेज आपने निकाला उसका डेप्रिसिएशन निकालो, 6 महीने का, 9 महीने जो भी है, फिर माइनस करो उसमें से जो ऑलरेडी आप चार्ज कर चुके हो, तो डिफरेंस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और वो हमेशा पोस्ट प्रॉफिट्स में से लेस कर दो। एकदम क्लियर? हाँ, तो इसके रिलेटेड नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मैं मेरे नोट्स में से पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ो आपकी बुक में से, और कुछ लाइन मिसिंग होगी उसको आप प्लीज टैली करना, मैं आपको बताऊंगा क्या लाइन मिसिंग है, ठीक है? चलो पहले मैं पढ़ता हूं। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 1600 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ बी लिमिटेड ऑन 30th September 2011। इस बार हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन 30th September है। On 31st March 2012, बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज वर गिवन बिलो। ये आपको बैलेंस शीट्स भी गिवन है। शेयर कैपिटल 100 ईच फुली पेड, 5 लाख और 2 लाख, रिजर्व 2,40,000 और 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 57,200 और 82,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, बिल्स पेबल 8,400, क्रेडिटर्स 47,100 एंड 9,000। आप प्लीज ये चेक करो, देखो मैं आपको भी चेक करवाता हूं, ये सब चीजें थोड़ी सी नीचे होगी, जैसे ये रहा, शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच फुली पेड, 5 लाख 2 लाख, रिजर्व 240 और 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 57,200 और 82,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, बिल्स पेबल 8,400 और क्रेडिटर्स 47,100 और 9,000। ठीक है ना, ऊपर नीचे थोड़ा सा चेक कर लेना। ऐसे ही आपके पास, इसको भी आप चेक कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग 150 और 180, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 और 1,35,000, इन्वेस्टमेंट्स इन बी लिमिटेड 3,40,000 का कॉस्ट है, स्टॉक 120 और 1,20,000 और 36,400। प्लीज आप मैच करते जाओ साथ साथ में। सन्डी डेटर्स 44,000 और 40,000, बिल रिसीवेबल 15,800 और डैश, कैश 14,500 और 8,000। ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 ऑन 1 अप्रैल 2011। ये आपका पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बता दिया। आउट ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड ऑन 31st अक्टूबर 2011। आपने पे कब करा है? ये 10% 31st अक्टूबर को पे करा है, मगर ओपनिंग बैलेंस में से, मतलब प्री हो गया, तो जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 1 में था वो एज इट इज आ गया। ए लिमिटेड हैड क्रेडिटेड द डिविडेंड। हाँ, अब ये यहां से लाइन मिसिंग है, क्या मिसिंग है वो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। ए लिमिटेड हैड क्रेडिटेड द डिविडेंड, यहां से लाइन, यहां से पढ़ रहा हूं मैं, देखो, ए लिमिटेड हैड क्रेडिटेड द डिविडेंड, इसके बाद की लाइन पूरी लिखो। अब आप क्या लिखोगे? आप रिसीव्ड टू इट्स पीएनएल अकाउंट, A Limited has credited the dividend received to its P&L account, तो आपको लिखना है received to its P&L account, full stop। फिर आपको लिखना है the plant and machinery which stood at rupees 1,50,000 on 1st, the plant and machinery which stood at rupees 1,50,000 on 1st, यहां तक आपको लिखना है, ये लाइन मिसिंग थी। on 1st अप्रैल 2011, ये वो लाइन मिसिंग के बाद से आ गया ना, 1st अप्रैल 2011, आउट ऑफ विच, सॉरी मैंने ऊपर पढ़ लिया था वो, ए लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड टू इट्स पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटेड टू इट्स पीएनएल अकाउंट, द प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड एट 1,50,000 on 1st April 2011 was considered as worth rupees 1,80,000 ऑन 30th September 2011। तो 1,50,000 की जो प्लांटर मशीनरी थी उसको आप 1,80,000 कंसिडर कर रहे हो ऑन 30th September 2011। दिस फिगर इज टू बी कंसिडर्ड
while consolidating बैलेंस शीट। तो यानी ये फिगर अभी तक आपने उसको कंसोलिडेट नहीं करा है, तो ये कंसोलिडेट करना है बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम। प्रिपेयर कंसोलिडेट बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2012, ठीक है ना। चलो, तो अब वापस से हम एनालिसिस करना चालू करेंगे। यू विल लीव द फर्स्ट एंटायर पेज, वो लाइन वगैरह लिख लो आप, मैं रुक जाता हूं आपके लिए, वापस से देख लो। हाँ, अब आप सारा एक पेज पूरा छोड़ोगे। एक पेज छोड़ने के बाद वर्किंग नोट नंबर 1 सीओसी अकाउंट। अब इस बार आपको नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमको। तो 2 लाख में से 1600 मतलब 80% हमारे पास, 20% एमआई। तो सीओसी अकाउंट जब आप लिखोगे तो ब्रैकेट में लिख देना 80%। वर्किंग 6-7-8 लाइन छोड़ने के बाद वर्किंग नोट नंबर 2 एमआई 20%। 5-6 लाइन छोड़ने के बाद जनरल रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड 2,40,000। 2-3 लाइन छोड़ने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड 57,200। ये वर्किंग नोट नंबर 4 तक हो गया। अब पहले हम ये वर्किंग नोट नंबर 5 से पहले हम शेयर कैपिटल को पोस्ट करेंगे। तो अब आप लिखोगे सीओसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000, और जो डेबिट में लिखा था ना सीओसी में, वो इन्वेस्टमेंट्स इन बी लिमिटेड 3,40,000 लिख दिया होगा आपने। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,40,000, और क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल डाल दी। फिर उसके बाद एमआई में भी लिख दिया 40,000 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 5 पर आएंगे हम, जिसमें हम पीएनएल ऑफ बी लिमिटेड बनाते हैं। तो पीएनएल ऑफ बी लिमिटेड जब आप बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे आप 30,000 का, क्लोजिंग बैलेंस आप दिखाओगे 82,000 का पीएनएल का, और फिर 2 डिविडेंड पेड भी दिखाओगे इस बार आप। तो डिविडेंड पेड आपने करा है 10%, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, जो कि आपने 30,000 में से पे करा है, ठीक है ना। तो अब आपका बैलेंस कितना हो गया, तो आई बिलीव आपका करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब, तो 10,000 तो ये बच गया, और 82,000, तो 92,000 का आपका प्रॉफिट आ जाना चाहिए करंट ईयर का। आया है, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है ना। अब के बाद आई बिलीव 92,000 ही आएगा ना यार। नहीं यार, आप खुद टैली करो ना। 82 तो पीएनएल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, और 20, तो 82 प्लस 20 82,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000, 82,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000, हाँ तो कितना आया, 72,000 आ गया। वही तो 72,000 आएगा, नॉट 92, ठीक है, मिस्टेक हो रही है, ध्यान रखो आप। चलो, तो दैट इज व्हाट यू विल डू, ठीक है। अब फिर आप इसका एनालिसिस करोगे, किसका, 82,000 के। 82,000 का आप 2 पार्ट कर दोगे। पहला करोगे 10,000, जो कि पूरा का पूरा बैलेंस बचा ओपनिंग का। क्यों? क्योंकि 30,000 तो आ रहा है, मगर वो 30,000 में से 20,000 तो डिविडेंड चला गया ना, तो 10,000। तो इस साल का प्रॉफिट कितना आया, 72। फिर 72 के भी 2 पार्ट्स, 6 महीने 6 महीने, यानी 36 और 36, यानी टोटल प्री आ गया आपके पास अब 46। 10,000 पहले वाला और 36,000 इस बार वाला, तो 46 का प्री हो गया। 80% और 20% एमआई और एच लिमिटेड का जो सीओसी वाला निकालोगे 80%, और ऐसे ही जो 36,000 इस बार बचा उसका भी 80% और 20%। तो जो इस बार वाला आएगा वो पीएनएल में चला जाता है, पोस्ट वाला, मगर अभी उसको पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें आगे भी पढ़ना है, ठीक है। चलो अब मैं आगे पढ़ता हूं इसके। तो अभी पोस्ट वाले को मत करना है ना। चलो आगे पढ़ रहा हूं मैं। was paid on out of which the dividend was paid on 31st October 2011, तो डिविडेंड का भी ट्रीटमेंट आएगा अलग से। A लिमिटेड had credited the dividend to its P&L अकाउंट, तो वो आपने रॉन्ग कर रखा है, तो उसको सही कर दोगे आप। सीओसी के क्रेडिट में जाना चाहिए और पीएनएल में से आपको लेस करना पड़ेगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, जो आपका प्लांट एंड मशीनरी की बात है ना, हाँ, द प्लांट एंड मशीनरी which was valued on 1st April 2011 was considered
1,50,000 जो था 1 अप्रैल को वॉज कंसिडर्ड एज वर्थ रुपीज 1,80,000 ऑन 30 सितंबर 2011। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट वाली बात आएगी, ये अभी हम करेंगे और ये कंसिडर नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो अब हम ये कर देंगे, मगर अभी आप पीएनएल को छोड़ दो, एनालिसिस ऑफ पीएनएल के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो। इसके बाद पहले डिविडेंड एनालिसिस कर लो। डिविडेंड एनालिसिस में आप क्या करने वाले हो, तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है, वो 20,000 के 2 पार्ट्स 80 और 20% जो 20,000 का निकाला आपने दैट इज 4,000। इग्नोर एमआई वाला पोर्शन क्योंकि वो ऑलरेडी पे हो चुका है, और जो 80,000 मतलब 16,000 जो आया आपके पास वो आपके पीएनएल अकाउंट में से लेस करो। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना आपके पास 57,200 उसमें से लेस करना और सीओसी अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देना। ये डिविडेंड हो गया। सेम वे अब आप जनरल रिजर्व भी कर दोगे, और जनरल रिजर्व 1 लाख जो दे रखा है आपको उसके आप ये पूरा का पूरा ओपनिंग ही मानने वाले हो क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस साल का, तो इसको पूरा प्री कर दोगे आप। तो एक तो सीओसी में 80,000 चला जाएगा और 20,000 आपका एमआई में चला जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया? हाँ, अब प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी हमें रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करना है। तो व्हेन वी हैव टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन नाउ, तो पहली बात आप जो वर्किंग नोट, पहले मैं ये सब चीज चेक करवाता हूं, इसके बाद रिवैल्यूएशन पढ़ाएंगे वो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 की पहले पेज छोड़ दिया पूरा। ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, सीओसी अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, प्री प्रॉफिट लिखा, वो नहीं लिख सकते थे अभी हम, सॉरी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड लिख सकते थे 16,000 का, और रिजर्व लिख सकते थे आप। ऐसे ही यहां पर एमआई के क्लेम में देखो 80,000 का हो गया ना, एमआई का क्लेम बनाया, ये बनाया, पीएनएल अकाउंट बनाया, और पीएनएल में से देखो डिविडेंड लेस भी कर दिया 16,000 का। यहां तक मैं दिखाना चाहता था आपको। अब जब ये एनालिसिस ऑफ पीएनएल करा ना, तो देखो ये 30,000 में से 20,000 पे कर दिया, तो ये 82,000 है तो 72,000 बच गया। जब ये प्रॉफिट का एनालिसिस कर रहे हैं 82,000 को, तो अब ये रुक जाएंगे, बस प्री निकाल लिया मैंने 10 और 36 46,000 का। अब पोस्ट के लिए अभी मैं रुक गया हूं, आगे पढ़ रहा हूं मैं डिविडेंड वाली बात। वो डिविडेंड वाली बात, पहले रिवैल्यूएशन आ गया उसके बाद डिविडेंड आ रहा है। वैसे तो आपको भी वही करना है। ये देखो डिविडेंड पेड वाला चेक करवा रहा हूं मैं आपको, 20,000 अलग अलग कर दिया, वो सीओसी और वो, और इसी के बाद जनरल रिजर्व भी आया, ये रहा जनरल रिजर्व, ये भी कर दिया। अब हम करेंगे रिवैल्यूएशन। तो अब आप मेरी बात को सुनो। रिवैल्यूएशन को करने के लिए देखो, आपको बोला था कि जो 1,50,000 है ना, उसको आपने वैल्यू करा 1,80,000 और 30 सितंबर, वही वाली बात। बट हमको पहले क्या करना है, हमको पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। अभी आपके पास जब तक अभी आपने कंसिडर नहीं कर रखा तो वो 1,35,000 दिख रहा है। तो 1,50,000 जो 1 अप्रैल को था वो आज 1,35,000 क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि इसमें 15,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा, मतलब 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करा। देखो सबसे पहले ये निकाल के बताया, ये जब एनालिसिस ऑफ पीएनएल करा तो यही निकाल के बताया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1,50 थी, क्लोजिंग 1,35 थी, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 15,000 आया, दिख रहा है। तो मैंने बताया कि भाई 15,000 डिवाइड बाई 1,50,000 10% हो गया। फिर मैं आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ के मैंने क्या देखा कि भाई जो 1,50,000 का 6 महीने का डेप्रिसिएशन, क्योंकि 6 महीने बाद एक्वायर करा ना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन मैंने निकाला तो 7,500 आया, माइनस करा तो उसकी वैल्यू कितनी आई? 1,42,500। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ? तो रिवैल्यूड अमाउंट 1,80,000 था, फिर 1,50,000 में से 6 महीने का 7,500 डेप्रिसिएशन माइनस करा तो 142,500 आया। तो मेरे को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पता पड़ा 37,500, क्योंकि रिवैल्यूड बिगिनिंग में नहीं होता, रिवैल्यूड डेट ऑफ एक्विजिशन पर होता है। तो मैंने वो निकाला, 37,500 आया। अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा 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 प्री, तो इसलिए हमने इसका 80% और 20% कर दिया। एमआई वाला एमआई में चला जाएगा और 80% हमारे सीओसी के क्रेडिट में चला जाएगा। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का हमेशा का ट्रीटमेंट है। समझ में आ गया? तो ये 37,500 का इन्होंने 30,000 और 7,500 कर दिया। अब इसकी वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा। कैसे निकालेंगे? तो देखो, आपने रिवैल्यूड करा 1,80,000, तो 1,80,000 का 10% फॉर 6 महीने, 1,80,000 का 10% फॉर 6 महीने, यह आता है 9,000, है ना। आप अभी तक कितना चार्ज कर चुके थे? 7,500। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आया? 1,500। इसी तरीके से आपको निकालना है।
1,500 बच गया। जब ये 1,500 बच गया एडिशनल एप्रिसिएशन, तो अब आपका जो पीएनएल आप बना रहे हो वहां से आपको लेस करना है पोस्ट वाले में से। तो देखो जब हमने एनालिसिस करा ना 72,000 का 36 और 36, तो ये 36 के पोस्ट में से एडिशनल एप्रिसिएशन और 1500 हमने लेस करा। फिर हम जो 34,500 बचा उसको हमने बांट दिया जैसा हम नॉर्मली करते हैं। तो पीएनएल के पोस्ट वाले प्रॉफिट में से ये रिवैल्यूएशन का पहले एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बोलो बात समझ में आ गई? दिख रहा है ना आपको सबको ये ढंग से? हाँ, और फिर मैं ये सब तो आपको पढ़ा ही चुका हूं। इसके बाद का ये सब नोट्स में आएगा, तो आप रीड भी करना है इसको पूरा, है ना। डिविडेंड हम पढ़ चुके हैं और हम ये एनालिसिस ऑफ दिस रिजर्व्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद कंसोलिडेटेड शेड्यूल आपको बनाना आता है, बट कंसोलिडेटेड शेड्यूल में इस बार क्या करना है, इस बार आपको कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाते टाइम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट्स में जो 1,35,000 दिख रहा था ना आपका प्लांट एंड मशीनरी, उसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 37,500 ऐड करो और 1,500 का जो एडिशनल एप्रिसिएशन लगा रहे हो वो लेस करो। बस देखो लैंड एंड बिल्डिंग दिखा देना, प्लांट एंड मशीनरी में जितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करा वो ऐड कर दिया और जितना एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो लेस कर दिया, तो आपकी वैल्यू आ गई। बस यही वाली बात आपको रिवैल्यूएशन के लिए ध्यान रखनी है। बाकी कंसोलिडेटेड शेड्यूल, पीएनएल का बैलेंस और वो सब चीजें जो आप बनाते हो वो आपको पहले से खुद से आ जाएगा। इसमें और कुछ नया नहीं था, सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया। आई बिलीव रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट पूरा अच्छे से आ गया। रिवैल्यूएशन हमेशा 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 प्री होता है। कैसे निकालते हैं? तो डेट ऑफ एक्विजिशन पर बुक वैल्यू निकालो और उससे रिवैल्यूएशन को देखो तो उतना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया। फिर उसके बाद जब एडिशनल एप्रिसिएशन की बारी आई तो रीवैल्यूड फिगर का परसेंटेज निकालो जितने भी पीरियड का है, और अभी तक आप कितना चार्ज कर चुके हो वो लेस कर दो तो आंसर आ जाता है। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी तो प्लीज कॉल करके समझो। मेरे पास आप में से 1 2 3 जने ही कॉल करते हैं, बाकी क्यों नहीं करते हैं? जतिन का मेरे को पता ही नहीं पड़ रहा जतिन कितना पढ़ रहा है, जतिन का कोई रिप्लाई नहीं है। तो ध्यान रखो, मुझे बताओ क्या चीज नहीं आ रही है, आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। you all should call me and discuss me each and everything. I will tell you how you should study further now. मैं बताऊंगा आपको कि आपने अभी तक कितना कर लिया, क्या करना है, तो वो तो इंडिविजुअल बेसिस पर होगा ना। तो आप मेरे को कॉल करो, मेरे से बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ और डिस्कस करो, आपको उससे फायदा ही होगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। ये वाला क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट कर लो आप। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।